मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अप्रोच है, जिसका आप में से किसी को नहीं पता कि अप्रोच मतलब क्या। जब मैं इस नगरी में आया था तो मेरे पास सब्जेक्ट भी नहीं मैंने चूज किए थे, एक भी सब्जेक्ट मेरे पास, मतलब मुझे पता नहीं था क्या सब्जेक्ट लूं, और मैं बिल्कुल बिलो एवरेज वाला स्टूडेंट था, 50-55% वाला, इंडिया की सबसे थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी से, नाम नहीं लूंगा, है ना, ना छोड़ो, मतलब थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी से थर्ड क्लास मार्क्स, और नो कॉन्फिडेंस एट ऑल। क्लास में कहीं ऐसे ही मैं पीछे बैठा और मुझे नहीं समझ में आ रहा था, वो टीचर ने बताया ना मुझे कि ये 2 सब्जेक्ट ले लो, मैंने कहा ठीक है ये ले लेते हैं। और प्रीलिम्स के मामले में तो मैं इतना क्वेश्चन सब देख के डर लगता था, ये हालत थी, और स्टडीज के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट नए थे। उनके लिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तैयारी की, और फरवरी में ही शादी हो गई। कोचिंग छोड़ के, मैं एक दिन कोचिंग छोड़ के गया, शादी करके नेक्स्ट डे आके फिर कोचिंग में बैठ गया। एक दिन के लिए, मतलब मैं अपनी शादी के लिए एक दिन की कोचिंग से छुट्टी ली थी मैंने। तो जिस दिन शादी थी उस दिन रात को मैं घर पहुंचा था, घर वाले वेट कर रहे थे पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो और प्रीलिम्स के लिए फिर फरवरी मार्च के बाद कई महीने शादी में, ठीक है शादी एक दिन में कर ली, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट होता है बाद में। नहीं, बहुत सारे अपने रीति रिवाज है ना, बहुत सारे, अब ये करके आना है, अब वो है, कुछ कुछ रीति रिवाज घर वाले बोलते हैं कि नहीं ये भी करके आना है, जाना जरूरी है, तीज आ रही है, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो एनीवे, तीज तो एग्जाम के बाद ही आई होगी शायद। मतलब हाँ, मई जून के बाद ही आई होगी। तो मेरी तैयारी का लेवल ये था प्रीलिम्स की कि बिल्कुल जीरो, और 10-12 दिन प्रीलिम्स के लिए मैंने पढ़ा था, 8-10 दिन, और हर सब्जेक्ट की एक बुक थी। एक इकोनॉमी की, वो इकोनॉमी की बुक थी मेरे पास, प्रतियोगिता दर्पण का एक अतिरिक्त अंक आता था, पता नहीं अभी आता है कि नहीं, और इट वाज अ वेरी वेरी बैड बुक, believe me, it was a very very bad book when you compare it with other books available in English. It was a ridiculously bad book. उसका 80% कोर्स, मतलब 80% कंटेंट वाज रबिश, बट उससे अच्छा कुछ था ही नहीं, टाइम भी नहीं था। तो एक बुक पढ़ी थी मैंने उसकी, इंडियन इकोनॉमी की, ये हो गई। एक पॉलिटी की मैंने कुछ उसकी ली थी, एक पतली सी कुंजी सी थी, क्या नाम था पता नहीं, नहीं कुछ परीक्षा मंथन टाइप कुछ था, पतली सी थी, नहीं परीक्षा वाणी तो नहीं सुना मैंने, परीक्षा मंथन था, परीक्षा मंथन पतली सी बुक थी। एक हिस्ट्री की थी, हिस्ट्री की वो किसी इलाहाबाद के ऑथर ने लिखी थी, और हिस्ट्री मेरा वो था, ऑप्शनल सब्जेक्ट था, मेंस में दोनों अलग थे, प्रीलिम्स में हिस्ट्री था। तो हिस्ट्री की मेरी ओके था, लगता था कि कुछ थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा। तो और ऐसे ही हर सब्जेक्ट की कुल मिला के 4 या 5 मेरे पास बुक्स थी, वो भी मोटे मोटे तौर पे पढ़ी हुई थी, बट कॉन्फिडेंस उनसे बिल्कुल नहीं आता था, बिकॉज परीक्षा में जब हम प्रश्न देखते हैं तो 80-90%, मतलब 30-40% क्वेश्चंस दे आर सो टफ कि आपको लगता है कि हिला ही नहीं पाएंगे इनको, कहाँ से क्या आया है ये। और शायद उस समय तो और भी ज्यादा मुश्किल था। हाँ, नहीं वो इसलिए मैं कह रहा हूं ना, अभी पहले 150 सवाल होते थे 2 घंटे में, है ना, 2 घंटे में 150 सवाल, तो इट वाज रियली टफ। अभी 2 घंटे में 2 घंटे में 150 सवाल नहीं होते ना, 100 होते हैं ना। हाँ, तो अभी कम से कम, और तो हालत ये थी, जब मैंने प्रीलिम्स दिया तो देने के बाद एक मेरे सीनियर थे, मैंने उनसे पूछा, आके पेपर दिखाया, और प्रीलिम्स देने भी मैं घर से ही आया था, आई वाज नॉट स्टेइंग इन दिल्ली एट दैट टाइम।
तो मैंने कहा कि हो जाएगा कुछ, he said नो, सवाल ही नहीं उठता है। अब पड़ोस में रहते थे, उन्होंने कभी पढ़ते भी नहीं देखा मुझे, वैसे भी वो थोड़ा सा उनका प्रीजुडिस रहा होगा कि ये तो पढ़ता है नहीं, इसका कहाँ से होगा, तो उन्होंने देख के बोला नहीं होगा। एंड आई रियली फॉरगॉट अबाउट दिस प्रीलिम्स, आई थॉट दैट ओके नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा प्रिपेयर करूंगा, दूंगा। आई डिडंट बॉदर टू चेक द रिजल्ट ऑल्सो। मुझे जिस दिन, बिकॉज इन माई विलेज देर वॉज नो टेलीफोन, देर वॉज इंटरनेट वॉज मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन, एंड सो किसी ने दिल्ली में अगर मेरा देखा भी होता तो देर वॉज नो वे टू कनेक्ट टू मी। मेरे पास फॉर्म आया मेंस का, एंड दैट वॉज द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म। हाँ, सुबह को मुझे फॉर्म मिला और मैं भागा दिल्ली, यूपीएससी में मैंने फॉर्म जमा किया, बट दैट वाज द मंथ ऑफ अगस्त एंड बोथ द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वे न्यू, एंड मैंने कहा अब क्या होगा, आई अगेन गिव अप। मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम देंगे। मतलब ये सच बता रहा हूं, जिसमें देयर इज नो एग्जेजरेशन, एक शब्द भी अतिशयोक्ति का नहीं। फिर अक्टूबर में मेरे पेरेंट्स ने मुझे धक्का देके भेजा कि तेरा मेंस तो तुझे लिखना है तो कुछ तो लिख दे जाके। एंड आई रोट मेंस, आई लैंडेड हियर, आई रिमेंबर 15th of October आई लैंडेड हियर इन दिल्ली। 25 तारीख से मेरे एग्जाम थे, 15 को मैं दिल्ली आया, और गांव में मेरे देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, तो देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ स्टडीइंग। तो एग्जाम लिखे, एग्जाम लिखने के बाद मतलब आई स्टेड नियरली 1 month, फॉर 1 month आई स्टेड इन दिल्ली। यहीं मुखर्जी नगर ढक्का में रहते थे, फ्रेंड्स रहते थे, उनके पास जाके डेरा डाल लिया कि यार थोड़ा सा जगह दे दो कोने में, 1 महीना। एंड उसके बाद मतलब वन फ्रेंड मैनेज्ड टू कॉल इन सम नियर बाई विलेज, द नंबर आई हैड गिवन टू हिम कि भाई वहां कॉल कर देना अगर कुछ है तो आया कि इंटरव्यू का कॉल आया है। अगेन आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि इंटरव्यू का कॉल तो आ गया है, लेकिन वो जो होता है ना, वो 800-800 मार्क कहीं आ गए होंगे। आई डिडंट अगेन बॉदर फॉर इंटरव्यू, एंड बिलीव मी, इंटरव्यू में मुझे 50% मार्क्स मिले थे, फिर भी आई गॉट रीजनेबल रैंक, मतलब बिलो 200। तो मतलब इतने अच्छे मार्क्स आए। देन आई रियलाइज्ड कि यार सिविल सर्विसेज इट्स नॉट अबाउट हार्ड वर्क। मेरा एवरेज अगर निकाला जाता तो पर डे 1 घंटा भी नहीं था, 1 घंटा भी पूरे साल का। तो मैंने कहा यार दिस इज नॉट अबाउट हार्ड वर्क, समथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। देन आई इन द रेट्रोस्पेक्शन आई स्टार्टेड स्टडीइंग माई अप्रोच। जो अभी अपने अप्रोच की बात की, मैंने अपनी अप्रोच को देखा, एनालाइज किया, सिंथेसाइज किया, कुछ कुछ करके। उसके बाद में 3 बार और मैंने एग्जाम लिखा, इसी अंदाज में लिखा, एंड एवरी टाइम आई क्लियर्ड प्रीलिम्स, एवरी टाइम आई क्लियर्ड मेंस। बट इंटरव्यू में जाके मुझे ऐसे पीछे से लात मार के भगाते थे ना वो बाग, कुछ याद ही नहीं था। मतलब वो सवाल पूछते थे, मैं कहता था सॉरी। मतलब 3 इंटरव्यू और दिए मैंने लगातार कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में। अब वो चूंकि सारा कुछ तो बुक में से पढ़ा था, अखबार कभी पढ़ा नहीं था लाइफ में, सिर्फ एक मैगजीन पढ़ता था मैं। उस समय आती थी सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल। अगेन इट वाज नॉट अ वेरी गुड मैगजीन। सी हिंदी में देयर वाज नथिंग गुड अवेलेबल। एक बुक मुझे याद है, वो जो मैं बता रहा था ना, परीक्षा मंथन, दैट वाज रीजनेबली गुड। मतलब इफ आई रिकॉल दैट वाज। तो मैंने फिर वो अपनी 4 ही किताब पकड़ के रखी। जब अगली बार प्रीलिम्स लिखता था ना, तो एक बार मैं मसूरी से आया एग्जाम लिखने, तो एक दिन की छुट्टी लेके, वो जैसे शायद संडे को एग्जाम होता था, तो मैंने सैटरडे की छुट्टी ली कि भाई ट्रैवल टाइम के लिए। रात को आके फ्रेंड के यहाँ डेरा डाला। तो ऐसे ही मतलब एक बार मैं आई वाज इन माई एकेडमी, वहाँ से एक दिन के लिए आया। तो आई ऑलवेज स्टडीज फॉर 1 or 2 days फॉर प्रीलिम्स। और 300 मार्क्स पे प्रीलिम्स क्वालिफाई होता था, एंड आई नो दैट आई ऑलवेज गॉट मोर देन 345, 350। जीएस में 80 मार्क्स उस समय काफी होते थे, आई ऑलवेज गॉट मोर देन 92, 3। एक बार मेरे 100 से भी ज्यादा हुए थे। एंड माई फ्रेंड्स हु वर्कड वेरी वेरी हार्ड, दे वर सो लेबोरियस, एंड माइंड यू आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज टाइप। मतलब देयर वाज नो नथिंग एक्सेप्शनल अबाउट मी, बिकॉज सारे फ्रेंड्स मुझे चेस में हरा देते थे,
और माई मेमोरी वॉज रियली पैथेटिक मेमोरी, मतलब माई मेमोरी स्टिल आई काउंट माई सेल्फ एज मतलब बिलो एवरेज इन मोस्ट ऑफ द रेस्पेक्ट्स। पता नहीं वो क्या था, तो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू दैट, वो जो काम आया उन दिनों, है ना। सबसे पहले तो ये काम आया कि मैं बहुत आलसी था, तो मेरे पास ये ऑप्शन ही नहीं था बहुत सारी बुक्स पढ़ो, बहुत सारे नोट्स पढ़ो, बहुत सारा मटेरियल पढ़ो। तो जो बहुत हार्ड वर्किंग फ्रेंड्स थे ना मेरे, उनके पास बहुत जज्बा था, बहुत, मेरे पास तो जज्बा भी नहीं था ना जज्बा था, ना उम्मीद थी, कुछ भी नहीं था। मैं तो ये था ना कि मरता क्या ना करता, प्रीलिम्स हो गया तो यार मेंस लिखना है, मेंस लिख हो गया तो अब इंटरव्यू देना है, टाइप उस तरह का माहौल था। तो जो बड़े जज्बे वाले थे वो बड़ी स्ट्रेटजी बनाते थे, स्ट्रेटजी बना के आई रिमेंबर, मतलब वेरी फॉन्डली आई रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही इज टीचर इन केंद्रीय विद्या नवोदय विद्यालय या कहीं। उसका शेड्यूल इतना पक्का था, वो 6 बजे सुबह को बुक लेके बैठ जाता था, एंड वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, 6 बजे से और रात को 11 o'clock तक ही स्पेयर ओनली 1 hour फॉर हिज रिक्रिएशन। उसका रिक्रिएशन होता था शाम को 5 बजे आके ही वुड नॉक एट माई डोर एंड ही वुड कॉल मी, सत्य चाय पीने चलते हैं चलो। तो वी वुड हैव 1 cigarette एंड 1 cup of tea, दैट वाज हिज रिक्रिएशन। हाँ, 1 घंटा उसका, ही वुड स्पेयर ओनली 1 hour फॉर हिमसेल्फ अ डे, एंड उसका शेड्यूल इतना रहता था। वहां उस 1 घंटे में भी ना वो बोलता था, आज यार मेरा उसका सिलेबस ना, मैंने टारगेट किया था 4 चैप्टर करने हैं, आई हैव बीन एबल टू कंप्लीट ओनली 3 chapters, अभी थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। सी ही वाज सो पंक्चुअल, सो हार्ड वर्किंग, एंड हर तरह से मुझसे बढ़िया था, वो हर तरह से मुझसे बेहतर था, बट ही कुड नेवर क्लियर प्रीलिम्स, नेवर नेवर नेवर, ही नेवर क्लियर प्रीलिम्स। एंड ऐसे बहुत थे, क्योंकि वो बड़ी स्ट्रेटजी बनाते थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे, बहुत सारी बुक्स पढ़ते थे, उसकी जो शेल्फ ना पूरी ऐसे 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 भरी रहती थी, ये बुक करनी है, ये करनी है, ये करनी है, ये करनी है। और मेरी तो ये भी हिम्मत नहीं पड़ती थी उससे पूछूं ना, जैसे कई बार कि ये एक सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी है, ये मेरिडियन के नोट्स हैं, ये दूसरे के किसके वाजीराम के नोट्स हैं, ये उसके नोट्स हैं, ये बुक हैं, ये बुक हैं, पॉलिटी की 7-8 बुक हैं। तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी, मैं कई बार चाहता था पूछूं कि यार तू इतनी बुक को पढ़ भी पाता है कि नहीं, बट वो पढ़ता था, सच में पढ़ता था। ही वॉज सो सिंसियर ना। तो क्या सबक मिला इस बात से? ज्यादा पढ़ना काम नहीं आता है। यूपीएससी इज नॉट टेस्टिंग योर नॉलेज एट ऑल, इट्स नॉट टेस्टिंग योर नॉलेज, at least in prelims it's not testing your knowledge, it's not testing, it's not, क्या नॉलेज का क्या करना है? see IAS IPS बन के नॉलेज आपको, see नॉलेज साइंटिस्ट को चाहिए, नॉलेज एकेडमिशियंस को चाहिए, रिसर्च स्कॉलर्स बनने हैं। IAS तो बाय डेफिनेशन क्या होता है, जर्नलिस्ट होते हैं, तो why do they require a hell lot of knowledge? तो क्या देखते हैं वो? मैं मेंस का भी बताऊंगा, मेंस में क्या देखते हैं ये भी बताऊंगा। मुझे पता है मैंने मेंस में 4 बार क्या लिखा था, जो बीए में लिख के आता था ना उतना भी नहीं लिखा था, और मेरे मार्क्स इतने आते थे। मेरे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में तो मेरे ख्याल से मैंने 2 साल तो कंटिन्यूअस, मेरे ख्याल से इंडिया में टॉप पे रहा होऊंगा मैं, मतलब एक पर्टिकुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट में। एंड आई नेवर रेड अ बुक ऑफ दैट ऑप्शनल, एक भी बार कभी कोई बुक नहीं पढ़ी उसकी। कोचिंग वाले ने जो नोट्स दिए थे ना उन्हीं को पढ़ के जाता था और अपने हिसाब से कुछ बना के लिख के आता था, एंड आई ऑलवेज गॉट, मतलब उतने मार्क्स अगर मेरे आ जाते तो पता चला कि मतलब दूसरे चीज सब्जेक्ट्स में आ जाते तो अगेन इट वाज नॉट अबाउट नॉलेज, नो स्ट्रेटजी, नो प्लानिंग, नो एक्सट्रीमली हार्ड वर्क। तो क्या चाहिए, मतलब आपको लग रहा होगा कि क्या बोल रहा है। एंड आई एम नॉट बोस्टिंग बिकॉज आई स्टिल कंसिडर माई सेल्फ टू बी बिलो एवरेज स्टूडेंट, तब भी बिलो एवरेज ही था। फ्रेंड्स तो भाव ही नहीं देते थे, यूं नहीं, जब मैं ग्रुप में बैठ के डिस्कशन, कई बार वो ग्रुप में डिस्कशन होता था
तो वो पूछते थे, उसका पॉलिटी में वो चलता था ना कि क्या क्या होता है वो, फंडामेंटल, नहीं तो आर्टिकल 32 वाला होता था, वो मुझे कभी याद नहीं हुए। आर्टिकल 32 वो बोलते थे 5 कौन कौन से हैं, वो हैबियस कॉर्पस एंड ऑल, वो कभी याद नहीं होते थे। तो वो मतलब ऐसे देयर वेर हंड्रेड्स ऑफ सच क्वेश्चंस व्हिच एवरीबॉडी न्यू एंड आई डिडंट नो। मैं कहता था यार कुछ है मतलब, बट आई कैन नॉट नो रिकलेक्ट ऑल 5। तो उनमें अपने ग्रुप में भी आई वाज बिलो एवरेज। वो तो भगवान भला करे इस एग्जाम का है ना। एंड इट्स वेरी रियली, मतलब मैं तो इसको बड़ा मजे का एग्जाम मानूंगा, बिकॉज मुझे तो, मेरी तो गाड़ी चल निकली इसमें। तो क्या अंदाज हो, क्या क्या अंदाज लगा रहे हैं आप लोग इस बात से? इसको कोई भी प्लीज डोंट थिंक दैट ये जो है मैं मजाक की बात कर रहा हूं, कुछ भी मजाक नहीं है इसमें, रत्ती भर भी मजाक नहीं है। मिस्टर ये जो राजेश मिश्रा है ना, ही वॉज माई फ्रेंड वेरी, मतलब तब तो वो भी हंसते थे यार, बोलते थे सत्या कहाँ यार तू, कहाँ पता नहीं, मतलब एवरीबॉडी वॉज सरप्राइज। तो क्या काम करता है इसमें फिर? कोचिंग वाले नहीं बताएंगे ये बात आपको, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। क्या काम आता है? I will give you one example. You will be able to guess. जैसे मेरी बेटी एक छोटी, जब हम मूवी देखते हैं तो वो मूवी में हर वो चीज देख लेती है जो भी स्टाइल और फैशन से रिलेटेड है। शी इज इन 4th स्टैंडर्ड। You ask her in that song what the heroine was wearing, what the hero was wearing, उसके जो झुमके थे वो किस तरह के झुमके थे हीरोइन के, उसने जो लिपस्टिक लगा रखी थी वो किस कलर की लिपस्टिक थी, whether the lipstick was matching with her entire apparel dress, whether there was no some mismatch, वो जो लिपस्टिक और जो साड़ी एंड सैंडल, she would watch even sandals। सी, आप में से कितने लोगों ने ये चीज देखी आज तक? कोई जिसने देखी हो हाथ उठाइए। सम हैंड वाज रेज्ड। ओह गुड। तो सिर्फ एक ने। एवरीबडी इज वॉचिंग दैट मूवी। नहीं, एवरीबडी इज वॉचिंग दैट मूवी, बट ओनली दैट गर्ल इज स्मॉल गर्ल, मतलब 4th स्टैंडर्ड, only that girl is able to watch all these things। मैंने कितनी मूवी देखी होंगी, मुझे आज तक किसी मूवी में कोई पूछे कि मूवी देखने के जस्ट 5 मिनट्स आफ्टर दैट मूवी कि इसमें कौन सा गाना था, मुझे नहीं पता, एक भी गाना नहीं पता चलता। आई कैन नॉट टेल कि इसमें ये गाना था कि नहीं था। तो जैसे कई बार हुआ, वो माई वाइफ आस्क्ड मी कि ये वाला गाना डाउनलोड कर दो, ये कौन सा गाना है, अरे आज जो मूवी देखी उसी में था ये। एंड समटाइम्स वेरी फेमस सॉन्ग्स ऑल्सो, मुझे नहीं पता इसमें कौन सा गाना था, क्या था, क्या क्या। सी, व्हेन यू वॉच अ मूवी, एवरी वन ऑफ यू इज लुकिंग एट डिफरेंट थिंग्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, यू विल बी thinking in terms of, you will be watching just the tunes, if you are a poet, maybe you will be more interested in lyrics. If you are a fashion designer, you will be more interested in the fashion thing. If you are a director, you will be watching it from thinking that it would have been directed in a better manner, that scene could have been cut short, that the length of that scene could have been been more. So when you are watching a movie, each one of you is interested in a different thing, and वो different thing ही आपको याद रहेगी। इस बात को तो आप लिख लो, दिमाग में अपने एक खाके में बिठा लो। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। सो आप दोबारा देखो उस मूवी को, फिर यू विल बी एबल टू नोटिस सम न्यू थिंग्स। एक बार आपने मूवी देखी थी, नेक्स्ट टाइम यू विल बी एबल टू वॉच
टू नोटिस न्यू थिंग्स ऑल्सो ना, नई चीजें भी दिखेंगी नेक्स्ट टाइम आपको, दोबारा देखो फिर कुछ नई चीजें दिखेंगी। धीमे 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 धीमे, जैसे शोले मूवी है, शोले मूवी का तो हमें यह भी पता है इस सीन में, मतलब वो पेड़ आम का है कि अमरूद का है, वो कुछ एवरीथिंग वी नो। शोले मूवी मेरे ख्याल से, अब तो पता नहीं, यू आर न्यू जनरेशन, आपके केस में हो सकता है वो कौन सी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे या सूर्यवंशम सूर्यवंशम में भी था एग्जाम्पल, राइट एग्जाम्पल। जब आप मूवी को बार बार देखते रहेंगे तो एवरी टाइम यू विल बी एबल टू कम अक्रॉस सम न्यू थिंग विच यू नेवर नोटिस्ड अर्लियर, है ना। मतलब मूवी कहने के लिए मूवी एक मूवी है, लेकिन उसमें 1000 डायमेंशंस हैं, क्योंकि सैकड़ों लोगों ने उसको बनाने में कुछ लगाया है ना, मेहनत लगाई है। उसमें फैशन डिजाइनर से लेके मेकअप आर्टिस्ट से लेके, उसमें जो डायलॉग लिखने वाला कोई और होता है, उसका कथानक बनाने वाला कोई और होता है, उसका लाइट एंड साउंड का अरेंजमेंट करने वाला कुछ कोई और होता है। वो पुरानी मूवी होती थी, उनमें बड़ा तकलीफ होती थी, वो साउंड ना अचानक ऐसे, कहीं पड़ोस में वीसीआर चल रहा होता था तो ऐसे साउंड ऐसे जाती थी पूरा ना, बड़ा डेंजरस टाइप की। अभी मूवी, इंग्लिश मूवी यू विल नोटिस ना कि बड़ी शांत होती है, उसमें म्यूजिक का उतना अंधेर गर्दी नहीं होती है ना। तो मूवी कहने के लिए एक है, लेकिन इट हैज हंड्रेड्स ऑफ डायमेंशंस। सिमिलरली व्हेन यू आर रीडिंग अ बुक, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा इस सिलसिले में। एक बुक थी मेरे पास हिस्ट्री की, जो मैं बता रहा हूं, इलाहाबाद के एक ऑथर ने लिखी थी, और इंडिया के एक बड़े 3rd क्लास पब्लिकेशन ने वो पब्लिश की थी, और वो देखने में भी इतनी गंदी थी। उसका जो कागज था ना, वो तो, ये तो बड़ा अच्छा कागज है ये वाइट, उसका कागज भी ब्राउन कलर का, मतलब ऐसा था कि इस कलर का कागज था, है ना। 3rd क्लास बुक देखने में, लेकिन उस बुक को, अकेली बुक को पढ़ के मैं प्रीलिम्स में हिस्ट्री के मैंने 112 क्वेश्चन किए, एक बार 120 में से। सिर्फ वो, मेरी बैकग्राउंड थी, मैंने एनसीईआरटी वगैरह वो सब पढ़ी हुई थी। आई रेड सम अदर बुक्स ऑल्सो अर्लियर, 2-3 और बुक मैंने पढ़ी हुई थी, बट अल्टीमेटली आई रिमूव्ड ऑल द बुक्स फ्रॉम माई डेस्क। अलमीरा में पड़ी रही, शेल्फ में पड़ी रही, बट आई रिमूव्ड ऑल माई बुक्स फ्रॉम, एज फार एज हिस्ट्री वाज कंसर्न। वो एक बुक मैंने टेबल पे रख ली, और जिस बंदे ने मुझे दी थी, मैंने उससे कई बार पूछा, मैंने कहा कि जिस बंदे की टेबल पे मुझे मिली थी वो, मैंने उससे पूछा तूने पढ़ी है? मैंने कहा तो नहीं पढ़ी है। मतलब तो लाया क्यों था? लाया था वो, लाया तो मैं हजारों बुक हूँ लाया था मैं क्या, लाया तो मैं एवरीडे। ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ परचेजिंग बुक्स, दैट रूममेट ऑफ माइन, ही वाज वेरी मच फॉन्ड ऑफ, every day he would come to Batra and he would purchase some new magazine or book or something he would definitely purchase। और शाम को मैं उसे देखता था, पन्ने पलट के मैं रख देता था, कई बार कुछ इंटरेस्टिंग लगता था तो आई वुड स्पेंड द 10-5 मिनट्स कि चलो ठीक है। तो उससे मैंने पूछा तूने पढ़ी? बोला नहीं, इसको कौन पढ़ता है, क्योंकि उसके पास 3-4 बार उसने कोचिंग की थी। ही स्टार्टेड कोचिंग फ्रॉम इलाहाबाद, ट्वाइस ही अटेंडेड कोचिंग देयर, देन ही केम टू दिल्ली एंड ही अटेंडेड सो मेनी कोचिंग हियर आल्सो। और तो उसके पास नोट्स ही इतने थे, वो तो नोट्स पढ़ता था अपने। तो उस एक बुक को, इट हैड नियरली 230-240 पेजेस हिस्ट्री की, और हिस्ट्री की आई हैड रीजनेबली गुड नॉलेज, लेकिन फिर भी उस 240 पेज की बुक को पढ़ते हुए आई माइट हैव स्पेंट हंड्रेड्स ऑफ आवर्स इन दैट। कभी मेरे पास टाइम हुआ, मैंने कहा इसको पढ़ना शुरू कर दो। एग्जाम जो प्रीलिम्स होता था, तो प्रीलिम्स से पहले फिर मैं उसको 3-4 दिन लेके बैठ जाता था, 2-3 दिन की, चलो ये जो है इसको पढ़ो। तो मेरी वो बुक कभी कंप्लीट नहीं हुई। 4 बार प्रीलिम्स निकालने के बाद भी, उस बुक के बेसिस पे 4 बार प्रीलिम्स निकालने के बाद, वो 3rd क्लास घटिया पतली सी बुक मेरी कभी कंप्लीट नहीं हुई। उसके बाद मैंने अपने भाई को वो गिफ्ट की कि अब तू इस पे सिर फोड़, और शायद वो बुक अभी भी जिंदा है,
जिंदा है वो बुक अभी भी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसको पढ़ रहा होगा। उस पर उसने टेप लगा लगा कि, बिकॉज जब उसको मैं पढ़ता था ना तो आई वुड अंडरलाइन सम वर्ड्स, है ना, आई नेवर अंडरलाइन सेंटेंसेस, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सेंटेंस कभी अंडरलाइन नहीं करता था, मैंने कहा कुछ वर्ड हुआ तो उसको अंडरलाइन कर लिया। तो वो वर्ड अंडरलाइन करने के उसे रिवीजन इतना फास्ट होता था उसका। और तो मेरे भाई ने ना उसको बोला कि नहीं नहीं मैं नई बुक नहीं खरीदूंगा, उसमें उसमें कम से कम 40 तो सेलो टेप चिपकाए उसने उस बुक में, पतली सी। अभी भी वो कितने सेलो टेप्स के साथ अभी भी वो है कहीं। तो हमें ये क्यों लगता है कि हम सैकड़ों बुक पढ़ लेंगे? मैं कभी फ्रेंकली सेइंग आई कुड नेवर कंप्लीट, मैं कभी कंप्लीट ही नहीं कर सका उस बुक को। फोर्थ जब मेरा प्रीलिम्स था तब भी, और उसके बाद जैसे भाई भी वो कभी मैं लेके बैठता था, मुझे लगता था यार अभी भी मैं 50% इसमें से नहीं जानता हूँ, नहीं जानता या भूल गया, कभी याद रहा होगा, बट नाउ आई डोंट रिमेम्बर दोज थिंग्स। तो मुझे हमेशा लगा कि ये काश मैं किसी दिन इस बुक को मतलब पूरा कर लूं, नहीं हो पाई यार। और हम में से कितने लोग मानते हैं कि ये जो है बुक है इसको हम कर ही लेंगे बिल्कुल। एज आई टोल्ड यू ना द एग्जाम्पल ऑफ माई फ्रेंड, उसके पास इतनी बुक्स थी और वो सबको एक एक करके पढ़ता था। उसके मतलब एक तरह से उसके सीक्वेंस बनी हुई थी, ये पहले ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर ये शुरू करनी है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगी, ये शुरू करनी है, ये कंप्लीट हो जाएगी, ये शुरू करनी है। क्यों? ये बुक का एग्जाम्पल और उस मूवी के एग्जाम्पल में आपको कुछ लग रहा है तालमेल? क्या क्या तालमेल लग रहा है? Every time you read a book, you will come across something really wonderful thing. लेकिन अब इसके दूसरे डायमेंशन पे चलते हैं। उस बुक के सिलेक्शन में थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा ना। उसके रंग रूप देख के नहीं कि वो बड़े महारथी ने लिखी है। जिस बंदे ने वो बुक लिखी थी वो कहीं इलाहाबाद में कोचिंग, that fellow could not succeed. He wrote some book and it was not a bestseller also. Very few people might be knowing about that book. कुछ भी, अब इतनी घटिया बुक को कौन पढ़ेगा? सिविल सर्विसेज का स्टूडेंट को तो चमकदार बढ़िया मोटी जिल्द वाली 800 रुपए की कम से कम बुक हो तब अच्छी लगेगी ना। उसको पढ़ते हुए सही बताऊं मुझे शर्म लगती थी कई बार, जैसे ना कोई घर में जाता था अपने गांव में या कहीं, तो अगर मैं उसको पढ़ रहा हूँ तो देखता था सामने कि क्या पढ़ रहा है ये, जैसे वो झोला छाप टाइप जो उस पे बिकती हैं बुक बस अड्डे के आगे, है ना। तो यू हैव टू चूज अ गुड बुक। गुड का मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, नथिंग, दैट वाज द लीस्ट ऑथेंटिक मैडम। वो तो ऑथेंटिक की मतलब ऑथेंटिक का सीवी नहीं थी वो तो। हाँ, आपका सिलेबस को मोर और लेस वो कवर कर ले, उसमें कुछ बहुत ज्यादा दुनिया भर की इंफॉर्मेशन ना हो, दुनिया भर का ज्यादा उसमें अलाय बलाय ना हो, एक बेसिक सी रूडिमेंट्री, मतलब जैसी एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं। एनसीईआरटी की बुक कैसी होती हैं? कहाँ अलाय बलाय होती है? मैं तो कहता हूँ 6th 7th 8th की बुक पढ़ो ना एनसीईआरटी की। 6th 7th 8th 9th 10th की बुक पढ़ डालो, बार बार पढ़ डालो। लेकिन एनसीईआरटी की लास्ट टाइम एनसीईआरटी की बुक कब पढ़ी थी? 6th 7th 8th की बात कह रहा हूं। कैन यू क्लेम दैट 6th 7th 8th की एनसीईआरटी की बुक्स में आपका कमांड है? ज्यादा भी नहीं तो जो सोशल साइंस की एक बुक होती है मेरे ख्याल से, है ना, फिर 9th 10th की होती है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी कुछ शायद अलग हो जाती हैं। जैसे भारत का भूगोल में एक सॉरी हाँ 10th की बुक थी एनसीईआरटी की, भारत का भूगोल, मैंने उसके अलावा नहीं पढ़ा यार कब कुछ भी। एक भूगोल के सिद्धांत होती थी भाग 1 11th की। ओ माय गॉड, उस बुक को तो वो तो एक तरह से सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए तो वो मतलब पढ़नी है और गुननी है, समझनी है अच्छी तरह से, है ना। तो उसको कितनी बार पढ़ो, 3-4, जब तक आपको ना लगे, देखो जब तक आपको ये ना लगे कि ये चीज तो अब मैं क्लास में जाके बच्चों को पढ़ा सकता हूं, तब तक डोंट बिलीव दैट यू नो दैट थिंग। जब तक आप उस चीज को सबको समझाने लायक ना हो जाओ, तब तक ये मत समझो कि मैं
समझ चुका हूं इसको। और लोगों की गलतफहमी ये है कि लोग सोचते हैं ये मेंस में ये स्ट्रेटजी काम आती है, प्रीलिम्स के लिए ये ठीक नहीं है, प्रीलिम्स में आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है। ऐसा नहीं है। प्रीलिम्स में जो सबसे डिजास्टरस, जो सबसे डेंजरस, सबसे ज्यादा विध्वंसक जो जो आइडिया है, जो विश्वास है, सबसे ज्यादा जो विध्वंसक विश्वास है प्रीलिम्स के मामले में, वो ये है कि इसमें क्या विश्वास है, आई होप इट वर्क्स। मतलब अभी प्रेजेंट सिनेरियो में मुझे नहीं पता कितने 100 क्वेश्चंस आते हैं, 200 ना, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन। मेरिट कितने पे बनती है? एक 105। नेगेटिव मार्किंग 1/3। उस समय नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, तो वो बड़े मजे का सिस्टम था। 150 में 150 मैं उस समय का से शुरू करता हूं, आई विल बी मोर कन्वर्जेंट विद दैट। 150 में आपने करने थे किसी तरह से 80, है ना? तो एक्चुअली आपको कितने याद होने चाहिए थे? 40। आपको अगर 40 याद हैं तो बाकी बचे 110, है ना? उन 110 में सपोज 50 में तो आपको भनक भी नहीं लगेगी ये क्या है ना? तो बट उन 50 में भी जब आप तुक्का मारेंगे तो प्रोबेबिलिटी है कि 13 to 15 आपका सही हो जाएगा। बिकॉज ये तुक्का ऑल्सो विल बी एजुकेटेड तुक्का ना, हवाई तुक्का तो नहीं होगा ना। इवन दो यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट इशू, बट फिर भी आपको लगेगा कि इसका यार ये तो नहीं हो सकता, है ना? आपको लगेगा कि ये एक आध को तो आप जैसे तैसे इलिमिनेट कर ही दोगे उसमें, या नहीं भी करोगे तो आई एम टेकिंग अ वेरी कंजर्वेटिव रेशो। 50 में से 13 ही मानो यार, मतलब आई शुड बी मोर ऑप्टिमिस्टिक अननेसेसरीली। फिर कितने बचे? 60 बचे। इन 60 में से सपोज 30 ऐसे हैं जिनमें आपने एक उसको तो इलिमिनेट कर ही दिया है ना? 3 में से आपको डाउट लग रहा है तो 10 तो सही होंगे। दूसरे 30 में आपको 2 में डाउट लग रहा है तो 15 सही होंगे। तो 10 और 15, 25 और 13, 15, 10, 25 और 13, 38 और 40, 2 की कमी रह गई। 80 में होता था, 80 में होता था, तो 40 की जगह इसको ना 42 कर लेते हैं। तो 150 में से हाउ मेनी क्वेश्चंस डू यू हैव टू नो? एक्चुअली 42 क्वेश्चंस यू हैव टू नो। और ये 42 में से मैथ्स कितना आता था? 15, विच आई वुड डू 15, है ना? एंड मैथ्स एंड वो प्रोबेबिलिटी वगैरह वो तो आपको आना चाहिए। अगर आपको वो नहीं आता है ना, 10th तक का मैथ्स नहीं आता है, प्रोबेबिलिटी नहीं आती है, और भी 1-2 जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो नहीं आते हैं, दैट इज बेसिकली पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ओनली। तो ऐसे देयर आर सर्टेन एरियाज विच यू हैव टू नो इफ यू वांट टू क्लियर दिस सिविल सर्विसेज एग्जाम, है ना? मीन, मीडियम, मॉड, वो सब चीजें, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। 10th स्टूडेंट एवरीबडी नोज देम। सो अगर वो 15 भी निकाल दूं तो मुझे कितने आने चाहिए? बाकी 27 क्वेश्चन आने चाहिए। ये 15 तो मैं करूंगा, तो मुझे आने चाहिए 27। कितने में से? 135 बचे ना भाई। 150 में से 15 निकाल दो, जो मैं करूंगा ही करूंगा। तो करने हैं मुझे 42 पक्के, तो 135 में से मुझे 27। उसमें भी कुछ हिस्ट्री है जो मतलब हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो कुछ तो हो ही जाएंगे।
तो एक्चुअली, लेकिन मेरे तो, मैं इसीलिए, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई आई वाज एबल टू डू मोर देन 92. 92 वाज माय लीस्ट स्कोर, जबकि 80 वाज ओके. तो 92 वाज माय लीस्ट स्कोर बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट. अरे यार, 135 में से अगर मैं 27 भी ना कर सकूं तो काहे का पढ़ा लिखा हूं. बड़ा ट्रू पिक्चर है इसमें. देयर इज, मतलब आप इसको, दिस इज ऑल मैथमेटिक्स. मतलब इसमें कुछ भी मैं हवा हवाई बात नहीं कह रहा हूं. नाउ लेट अस कम टू दिस. अभी थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, लेकिन पेपर आसान है. बिलीव मी, पेपर इज इजियर नाउअडेज. मैं कल देख रहा था यहां आने से पहले, जब हमारे मिश्रा जी ने मुझे बताया कि भाई बात करनी है, आई एक्चुअली चेक्ड द क्वेश्चन पेपर और आई फाउंड कि रिलेटिवली इट इज इजी. एक तो टाइम फैक्टर से भी, बिकॉज 150 क्वेश्चन करना ही, मतलब उनको पढ़ना ही. आप एक 25 पेज का तो क्वेश्चन पेपर होता था यार, उसको पढ़ने भी बैठो अगर तो, है ना. इट वॉज हरक्यूलियन टास्क. आपको कितने करने? 105. अब आप बोलो कि चलो नेगेटिव मार्किंग हो गई 1/3 की, तो आपको फिर भी आपको 52% क्वेश्चंस सही करने हैं, जिसमें से कि अगर एक कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको सपोज आपको 100 में से 30 क्वेश्चन आपको आते हैं और बाकी जो 40 क्वेश्चंस में से यू आर एबल टू एलिमिनेट वन ऑप्शन. एलिमिनेट कर दिया एक को, तो बल्कि एक नहीं, एक को कर दिया तो भी उसे करने में कोई हार्म नहीं है, क्योंकि आपके सही होने के चांस 1/3 है ना. एक को अगर आपने एलिमिनेट कर दिया तो भी 1/3 है, और तो उसको करने में कोई हानि नहीं है. बट चलो उसको नहीं करते हम, तो ऐसे क्वेश्चंस ले लो जिसमें हम 2 को एलिमिनेट कर दें, तो ऐसे 40 मान लो, और 30 ऐसे हैं जिसमें आपको लगभग कुछ, तो इसमें से भी 20 हो जाएंगे. तो 30 और 20, और इसमें कुछ जो मैथ सूत्र से, वो तो दैट इज ऑलवेज नो, उसमें कुछ है नहीं, मैथ्स का कुछ भी नहीं है. बट स्टिल देयर इज वेरी नो, जैसे करंट अफेयर्स के अलावा, लाइक जैसे ज्योग्राफी है, लाइक हिस्ट्री है, लाइक पॉलिटी है. मैं पॉलिटी के क्वेश्चंस देख रहा था, इंडियन पॉलिटी के, तो मतलब एक अच्छी बुक अगर आप पढ़ते हैं तो यू विल बी एबल टू डू. लेकिन एक चीज मैंने देखी कि अच्छी बुक पढ़ने में आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है. व्हाट इज बेसिक कॉन्सेप्ट? बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कॉन्सेप्ट? जैसे हम पॉलिटी की बात करते हैं, एंटायर पॉलिटी, लाइक लेट अस टॉक अबाउट आवर, ये हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में से आते हैं ना क्वेश्चन. बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ते हैं ना, है ना. कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे एक फिलॉसफी है जिसको हम क्या प्रील्यूड बोलते हैं ना, प्रीएम्बल बोलते हैं, प्रस्तावना. वो फिलॉसफी है. अब उस प्रस्तावना में जो शब्द हैं, समाजवाद है और लोकतंत्र है और वगैरह 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 वगैरह, ये सारे जो शब्द हैं, उन शब्दों में एक एक को पकड़ते हैं हम. किसी को, मान लिया हम पकड़ते हैं सबसे आसान वाला, लोकतंत्र, है ना. क्या है लोकतंत्र? नहीं, और थोड़ा सा पीछे जाओ. When we talk of conceptual level, we are not bothered about details. See, details will follow. सभी की इच्छाओं का ध्यान तो एक निरंकुश शासक भी रख सकता है ना. निरंकुश शासक, और पीछे जाओ, थोड़ा सा और पीछे जाओ.
ये भी ठीक है, डिसीजन मेकिंग में लोगों की भागीदारी क्यों नहीं, क्यों, मतलब अब ये सारी जितनी भी चर्चाएं चलती रही हैं, जो पॉलिटी वाले स्टूडेंट हैं दे मस्ट बी नोइंग इट वेरी वेल, जो सारी चर्चाएं चलती रही हैं, ये तो देखो डेमोक्रेसी तो एक मैकेनिज्म आया कुछ चीजों की पूर्ति करने के लिए। जब डेमोक्रेसी है इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ पॉलिटिकल सिस्टम इन ऑर्डर टू मीट सर्टेन एस्पिरेशंस। कुछ वो क्या है, वो विच आर दोज आइडियाज, जिन आइडियाज को ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करने के लिए ये मैकेनिज्म आई है। विच आर दोज आइडियाज? लिबर्टी, इक्वलिटी। अब बोलते हैं देखो लिबर्टी और इक्वलिटी दोनों दुश्मन हैं, है ना, कुछ दोनों अपोजिट, एक के साथ दूसरा नहीं रहेगा और मुश्किल, वो सारे झंझट चलते रहते हैं ना, बहुत सारे इसके ऊपर ही पूरा कोल्ड वॉर और उसके पीछे सैकड़ों साल की हिस्ट्री, उसके बाद 50 साल की हिस्ट्री, दोनों के बीच में झगड़े, लेकिन दोनों में कहीं ना कहीं बैलेंस बनाया और जस्टिस की बात आई और जस्टिस के अपने अपने अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये जो अभिलाषा है जस्टिस वाली और ये जो इक्वलिटी और इन दोनों के बीच में लिबर्टी के बीच में बैलेंस है, उसके लिए बेस्ट मशीनरी कौन सी हो सकती है? दैट इज डेमोक्रेसी। कुल मिला के यही है ना बात। तो नाउ वी आर टॉकिंग एक्चुअली एट कॉन्सेप्चुअल लेवल। जब तक हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, लोगों का, लोगों के लिए, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, वी वर नॉट एट कॉन्सेप्चुअल लेवल, isn't it? When we talk of concepts means उसके बैकग्राउंड में जो आइडिया था, जो फोर्स थी। जब भी हम किसी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है कि हमारी शासन पद्धति कैसी हो ताकि वो इन जरूरतों को, ये इक्वलिटी और लिबर्टी एंड जस्टिस को डिलीवर कर सके, इक्वलिटी मेंटेन कर सके एंड लिबर्टी को एंश्योर कर सके, एंड फॉर ऑल, है ना। और जब हम इसकी भी बात करते हैं, इक्वलिटी की भी, तो जो हमारा जो सोशल इन्वायरमेंट है, जो हमारी जो कास्ट सिस्टम एंड सो मेनी अदर फोर्सेज, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स हमारे हैं, तो कैसे उनको हम नहीं मेंटेन, नहीं उनको मेंटेन करना है। यू आर नॉट लिसनिंग। उनको, उनके जो बैड इफेक्ट हैं उनको कैसे, जैसे कास्ट एंड ऑल अदर थिंग्स ना, उनको मेंटेन नहीं करना है, उनका जो इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, उसको मिनिमाइज करना है और ग्रेजुअली एनिलिएट, मतलब बिल्कुल ही गायब कर देना है, और सबको बराबर के लेवल पे कैसे लाना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स विद अ मशीनरी, है ना। एक तो ये हो गया, दूसरा जो कि भाई गवर्नमेंट आएगी, वो फुल मेजोरिटी में आएगी, तो मेजोरिटी में आके वो मेजोरिटी में आएगी। अगर जैसे राजीव गांधी की गवर्नमेंट आई थी, या उससे पहले जैसे एक बार इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई थी फुल मेजोरिटी में, तो वो ड्रैकोनियन गवर्नमेंट हो सकती है, तो उस पर कुछ चेक होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट लाया कि जो एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल, वो सब लाया ना। तो ये जो, जब हम उसके पीछे के आइडिया को समझेंगे, जैसे फेडरल सिस्टम है, राज्यपाल है, और राज्यपाल को केंद्र सरकार अपॉइंट करती है, और जैसे प्रेसिडेंट का शासन है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, और वो इलेक्शन होता है तो उसमें स्टेट्स क्यों पार्टिसिपेट करते हैं, और स्टेट्स की जो विधानसभाएं हैं उनको क्यों उसमें रोल दिया गया है ना। तो देन वी विल बी, जब हम उस चीज का जो उससे कॉन्सेप्चुअल लेवल पे पकड़ेंगे थोड़ा सा, और कॉन्सेप्चुअल लेवल का बेसिक मतलब अगर मैं कहूं तो क्यों, व्हेन यू फोकस एट क्यों है ये ऐसा, मतलब हम क्यों नहीं सिंपल वो वाला अपना सकते थे जो यूएस ने अपनाया है, वो क्यों नहीं अपनाया हमने। तो व्हाट आर द हिस्टोरिकल फैक्टर्स, हिस्टोरिकल फोर्सेस बिहाइंड दिस प्रेजेंट एडॉप्शन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो जब हम उस क्यों पे जाते हैं, उस क्यों की खोज करते हैं, एंड बहुत सारी बुक की जरूरत नहीं है उसके लिए। जब आप पढ़ते हैं तो जरा थोड़ा सा एक चैप्टर को पढ़ के
कोई भी एक चैप्टर पढ़ के उसके क्यों की खोज करो बैठ के 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट। एंड जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसके क्यों पे जाओ। आपके बैकग्राउंड में, दिमाग के बैकग्राउंड में अगर वो क्यों चलता रहे लगातार, जैसे मैं बच्चे की बात बता रहा था ना कि वो उसको वही दिखता है उसमें, फैशन एंड म्यूजिक गाने, वो डांस करती रहती है 24 घंटा, तो यू नो वो डांस के स्टेप याद कर लेती है सारे। एक मूवी को देखते, एक गाने को उसे दिखा दो, वो एक गाना देख के उसके सारे स्टेप याद कर लेगी। तो क्योंकि फोकस ही उस पे है उसका, उसको लिरिक्स से और किसी और चीज से मतलब ही नहीं है। तो जब ये जो अप्रोच है ये ग्रेजुअली डेवलप करनी पड़ती है। क्यों? तो उसके बाद क्या होगा, यहां आपका जो तुक्का होगा वो एक एजुकेटेड तुक्का होगा कि प्रेसिडेंट के उसमें जब इलेक्शन होता है तो जैसे कल मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन पेपर है, वी कैन एनालाइज दैट क्वेश्चन पेपर एंड इनफैक्ट वी कैन एनालाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन। जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसमें जो असेंबलीज होती हैं, उसमें जो एमएलएज होते हैं, उनके वोट की वैल्यू बराबर होती है कि कम ज्यादा होती है, कि हर एक स्टेट को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिलता है या हर एक एमएलए का वोट इक्वल होता है। दिस इज द क्वेश्चन। आई डोंट नो द डिटेल। ये कहां पढ़ने को, मतलब पढ़ने को मिलेगा बट आई डोंट नो सो मेनी डिटेल्स। बट इफ माई कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि आइडिया क्या था, ये प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, इस इलेक्शन के पीछे बेसिक आइडिया क्या है, पर्पस क्या है, वाई। जैसे ही मैं वाई में जाऊंगा, क्यों में जाऊंगा पढ़ते समय, और ये बहुत बुक पढ़ने से नहीं होगा। डोंट वेस्ट योर एनर्जी, बिकॉज उसका एक बहुत भयंकर साइड इफेक्ट है। जैसे जब आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं, सपोज देयर इज अ सेंटेंस, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ वर्ड्स ना, मतलब इट कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स। अब इसमें 15, 16, 20, 25 शब्द हैं। आपका दिमाग क्या कर रहा है, वो इस शब्द, ये शब्द, ये शब्द, इन सारे शब्दों को जोड़ के उसका एक मीनिंगफुल कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा है ना। आपका ब्रेन इन शब्दों से एक मीनिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो पहले तो हर शब्द के मीनिंग को डिसाइफर कर रहा है ब्रेन। मैं बोलता हूं डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में आपके दिमाग में कुछ ना कुछ बना होगा ना, एक कुछ। डेमोक्रेसी नाम सुन के शायद किसी के दिमाग में इंडिया आया होगा, किसी के दिमाग में जो इतिहास का होगा वो शायद कुछ गणराज्य आए होंगे, लिच्छवी। बट व्हेन आई से डेमोक्रेसी, everybody of you must be thinking of something. तो you have to decipher that word। और डिसाइफर से पहले मेरी आंखें उसमें लगी, यहां से सिग्नल गया, वो उसने न्यूरॉन्स को फायर किया, देन तो जो अंडरस्टैंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें नहीं पता चलता है, इट्स क्वाइट फास्ट, बट लेकिन फिर भी इट इज टेकिंग लॉट ऑफ एनर्जी। देन इस शब्द का फिर मैं मीनिंग देखता हूँ, मतलब इनका कैसे रिलेशन है, देन आई डिसाइफर इट। अब अगर मैं एक पेज पढ़ता हूँ तो एक पेज पढ़ने में एक लाइन यहां से यहां तक, मतलब कितने 50 लाइन्स, 30 लाइन्स, मैं 30 लाइन्स को डिसाइफर करने में अपनी एनर्जी लगा रहा हूं। जबकि आप सब लोग सहमत होंगे कि उन 30 लाइन्स में से शायद 28 लाइन्स आई ऑलरेडी नो। क्यों? Because in some other book I have read all those things. So what I am reading here, what I am learning here, only one odd idea. Or maybe that one odd idea also I will miss. क्योंकि my brain is already preoccupied ना, पूरा उसमें उलझा हुआ है, डिसाइफर करने में ही मैं लगा हुआ हूँ। And somehow I want to go to next page. This is our natural tendency कि जब भी हम पढ़ते हैं, we always want to go to next page. Or we want to run through that. ये किसी की भी, कोई भी बंदा हो, उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट यही होती है, आगे बढ़ो। तो जब मैं नेक्स्ट बुक को पढ़ रहा हूं तो बेसिकली आई एम जस्ट वेस्टिंग फॉर 2% थिंग्स, आई एम मेकिंग 100% एफर्ट्स। तो मुझे ये नहीं करना है, मुझे क्या करना है, एक ही बुक में जो चीजें मैं भूलता हूं उसका एक एडवांटेज और होता है। ये बहुत एंडलेस चीज है, मतलब मुझे नहीं लगता 2 घंटे की बात है, मुझे लगता है कि मुझे तो ये चीजें, बिकॉज जैसे किसी को ना, वो उसको बोल दो ना क्रिकेट को कि सीधे बैट से खेलो और जाके खेलो आराम से,
अब इट्स नॉट डन। या किसी को बोलो ड्राइविंग ऐसे की जाती है, ड्राइविंग ऐसे स्टीयरिंग लो और ग्रे गियर शिफ्ट करो एंड वगैरह वगैरह, ऐसे दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट इनफ आपको। तो अभी मैं एक आइडिया की बात करता हूं तो कुछ दूसरी बात दिमाग में आ जाती है, दूसरी करता हूं तीसरी आ जाती है। इट्स नॉट स्ट्रक्चर्ड, आई एम सॉरी। अगर किसी को ये बकवास लग रहा है तो माफ कर देना, ये मेरा पर्सनल है, इसमें कुछ है ना। इफ समबडी डिसएग्रीज प्लीज डिसएग्री। तो जब मैं एक ही बुक में पढ़ता हूं तो जैसे ये प्रेसिडेंट और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, आई नो कि मैं इन चीजों को भूल जाता हूं, तो मैं उन चीजों को हमेशा शब्दों को, दो चार शब्दों को अंडरलाइन कर देता हूं। तो मैं जब उनको अंडरलाइन कर देता हूं तो जब नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ रहा हूं उसी बुक को, तो आई एम जस्ट फोकसिंग एट दोज। और जो अंडरलाइन है, कई बार आप देखोगे ना, कभी मेरी बुक पढ़ी हुई है तो मतलब आप, अभी तो मेरे पास कोई है नहीं ऐसी बुक, बट एक पेज पे 4 ही शब्दों को मैंने अंडरलाइन किया है, या 2 को ही अंडरलाइन किया है, या किसी पेज पे एक ही शब्द को अंडरलाइन किया है, बिकॉज आई नो कि बाकी सब मुझे पता है। जब मैं उसको पढ़ रहा हूं ना, एक बार मैंने पढ़ ली और मुझे लगता है कि यहां से यहां तक की जो ये कहानी है, इसमें से आई हैव अंडरस्टूड ऑलमोस्ट एवरीथिंग बट फॉर दिस, मतलब अंडरस्टूड नहीं, मतलब मैं याद रख, ये सारी चीजें मुझे याद हैं, याद हो गई हैं, सिर्फ ये शब्द और ये शब्द और ये शब्द। शब्द मतलब इट्स नॉट अबाउट शब्द, हर शब्द से एक आइडिया जुड़ा हुआ है ना। जैसे मैं अंडरलाइन क्या करूंगा कि प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन में जो वोट का सिस्टम है, उसका फॉर्मूला क्या है, तो आई विल जस्ट पिक अंडरलाइन दैट फॉर्मूला। बस ये मुझे, जब भी मैं इस पेज को पढ़ूंगा, बाकी मुझे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के मामले में पता है, ये फॉर्मूला मुझे एग्जाम से जस्ट पहले मुझे एक बार देख के फिर जाना है। ऐसे ही जैसे वो की लिस्ट होती हैं बहुत सारी, जैसे राष्ट्र, जैसे वो कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने से पहले स्टेट की जो गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट की जो असेंबलीज हैं, वहां से कंकरेंस लेना जरूरी है ना। तो वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। तो अब ऐसी चीजें याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आई वुड अंडरलाइन ओनली दोज अ फ्यू। तो हर पूरी बुक में देखोगे तो हर पेज पे किसी पे एक चीज, किसी पे 2 चीज, और पूरा आइडिया नहीं। पूरे को मैं जब हम सेंटेंस को अंडरलाइन करते हैं, दैट इज अ वेस्टेज। पूरे सेंटेंस को अंडरलाइन करने से कुछ नहीं होता, हर सेंटेंस में कुछ कीवर्ड होता है। तो जैसे ही आप उस कीवर्ड को अंडरलाइन करते हो, उस वर्ड को देखते ही आपको पूरी चीज याद आ जाती है। जैसे ही मैं शोले बोलता हूं तो सिर्फ शोले, आपको वर्ड याद नहीं आता है ना, वो पूरा गब्बर सिंह, बसंती सब याद आ जाते हैं। तो हर वर्ड के पीछे देयर इज कंप्लीट आइडिया। जैसे मैं डेमोक्रेसी बोलता हूं तो डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अ वर्ड, डेमोक्रेसी रिमाइंड्स यू सो मेनी, मतलब फुल पूरा एक आपके सामने वो खोल देती है बड़ी। तो इसलिए ये भी एक नुकसान है बहुत सारी बुक्स पढ़ने का। एक बुक पढ़ने में आप यू आर मोर फोकस्ड, बार बार आप उसको रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं, और क्यों पे जाते हैं हमेशा, ऑलवेज क्यों, इसके पीछे क्या, कौन सा आइडिया था जिसकी वजह से ये प्रेजेंट सिस्टम बना है। फिर अब यहां पे हम दोबारा से आते हैं वापस लौट के, हम कितने पे पहुंचे थे कि ये 30 तो हमें याद होने चाहिए, और ये जो 30 हैं 30 40 30 ना, ये जो 30 हैं, जो मैं वो डिजास्टर की बात कर रहा था एक बार अभी थोड़ी देर पहले, कि सबसे बड़ा जो भयंकर विध्वंसक जो है वो ये है 30। तो जो इजी वाले क्वेश्चंस हैं वो तो माइंड यू 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन ऐसे आते हैं विच आर डैम इजी, दे आर नथिंग लाइक, कि बल कुछ भी नहीं है ये तो लेकिन वो हमारा फोकस नहीं होते। एंड माय यंगर ब्रदर, ही प्रिपेयर्ड फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, he never listened to me,
भाई की कौन सुनता है? कोचिंग सेंटर वाले की सुनेगा। वो मेरे साथ कुछ 10-5 दिन रहा, मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि यार तू ये यू आर स्कीपिंग ऑल दीज इजी इजी क्वेश्चंस, और वो एग्जाम में तू गलत कर रहा है ये सारे इजी वाले। उसने एक बार दिया था, ही केम टू मी आफ्टर एग्जाम ना, कंप्लीट हो गया, भैया मेरा तो आएगा नहीं। मैंने बड़ी खुशी की बात है नहीं आएगा, सो हैप्पीली यू आर टेलिंग। बोले ना मैंने तो ये इजी इजी वाले 6 क्वेश्चन गलत कर दिए। अबे इडियट, जब इजी वाले 6 क्वेश्चन गलत कर दिए, अबे 30 ही तो है ना ये जो जिन पे हम आज टिकाए हुए हैं, इन्हीं 30 पे आस है पूरी। इन 30 में से 6 गलत कर देगा तो 6 क्या, एक भी गलत क्यों किया तूने? दैट इज क्रिमिनल। दैट इज क्रिमिनल ना। अगर आप इतना छोटा सा मतलब, तो अगर इन 30 को संभाल लोगे, और ये 30 ऐसे हैं जिनके लिए आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, किसी नोट्स की जरूरत नहीं है, किसी कुछ भी नहीं करना है। ये 30 वो हैं जो आप एक पतली कुंजी इस सब्जेक्ट की, पतली कुंजी दूसरे की, पतली हिस्ट्री की, पतली ज्योग्राफी की, पतली सी एक उसकी 9th 10th की कुछ बुक लेवल ना, वो ना प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी, और वो ले लोगे तो ये 30 तो, अगर आपने इस 30 में, जैसे वो 30 कौन से होते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक जो वो होते हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर से रिलेटेड। उससे रिलेटेड क्या है? इट्स सच ए सिंपल आइडिया यार, 2 चैप्टर पढ़ लो उसके, कि प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर ऐसे होता है, टेम्परेचर से प्रेशर ऐसे होता है, उससे जो है वायु दाब में ऐसे अंतर होता है, इधर को हवा चलती है, ये विषुवतीय हवा होती है, ये इससे ये जलधारा निकलती है। कोई साल ऐसा होगा जिसमें इसमें से 2 सवाल नहीं आते होंगे? हाँ? नहीं, अभी भी मुझे नहीं पता, आई एम एब्सोल्युटली अनअवेयर ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम, पर 1 सवाल 2 सवाल तो आते होंगे ना। तो अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, और उससे पूरे जलवायु धरती की निर्धारित होती है, किधर को हवा चल रही है ये निर्धारित होती है, कहाँ टेम्परेचर कैसा है ये निर्धारित होता है। अगर विषुवतीय रेखा से अगर नॉर्थ की तरफ एक जलधारा जाती है तो वहां जो है वो नॉर्वे तक थोड़ा गर्म रखता है, वहां थोड़ी आबादी पॉसिबल हो पाती है, वरना तो वो तो लोग ठंड से मर जाते, है ना। सो मेनी थिंग्स की वो एक जलधारा जो विषुवतीय रेखा की तरफ से जापान से ऊपर को निकल जाती है, कहीं से जापान के पास, वहां भी बेचारे वो जी पाते हैं उसकी वजह से। सो दीज आर सच बेसिक इश्यूज इफ यू कैन नॉट, लेकिन हमें ये याद नहीं रहते हैं। यू मीट सो मेनी स्टूडेंट जिन्होंने प्रीलिम्स दिया है, वो बोलेंगे एग्जाम से बाहर आके, यार इसका क्यूरोशिवो था कि क्यूरोशियो था। अबे इडियट, तुझे इसमें तो तुझे डाउट होना ही नहीं चाहिए। मतलब हमेशा वो उन्हीं में डाउट रहता है उनको, यार ये याद, और वो ऐसा सवाल होता है वो सबको पता रहता है उसका कुछ ना कुछ, लेकिन एग्जाम से बाहर निकल के तूने ये लगाया, अच्छा मैंने तो यार ये लगाया, मतलब तो बिकॉज देखो, अब मैं टाइम की बात बताता हूं। फॉर डूइंग दीज 30 क्वेश्चंस करेक्टली यू रिक्वायर बेसिकली टोटल 100 आवर्स। 100 आवर्स क्यों? एक बुक पतली सी पॉलिटी की कितने घंटे में पढ़ लोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 या 15 घंटे, तो 15 घंटे। वो प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी पार्ट 1 कितने दिन में पढ़ लोगे? अच्छी तरह से दिल लगा के कस के पढ़ना है उसको, कितने घंटे में? 10 घंटे। टोटल 100 घंटे में ये 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे, आई बेट। मैं करके दिखा सकता हूं। इन 40 के लिए, इन 40 में से 40 नहीं करने, माइंड यू, इन 40 में से हमें कितने करने हैं? 30 तो वो हो गए, 22 करने हैं। इसको थोड़ा वो करते हैं ना, 22 करने हैं। तो इन 22 में से भी हमें बस मतलब मोटा मोटा सो इन 22 के लिए कितने घंटे पढ़ना है? 400 आवर्स में भी। मैं उसको कह रहा हूं जिसको कुछ नहीं पता है, जो आज ही तैयारी करने आया है। इन 30 के लिए अगर आप इन 30 में से कितना करना चाहते हो, से 10 करना चाहते हो, कितना पढ़ना पड़ेगा? दस नहीं, जिंदगी भर पढ़ते रहो। यू कैन नॉट बी श्योर कि 10 हो जाएंगे, जिंदगी भर पढ़ते रहो। अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपन्स, दिमाग में तो यही घूमते रहते हैं 30, और ये तो
घर की मुर्गी है ये तो। ये सातवाहन का कौन सा था शासक, वो किसने शुरू किया पता है, अमोघ वर्ष और वो राष्ट्रवाहन, और नहीं अमोघ वर्ष वो सब चीजें बेसिक बेसिक ना। ताजमहल किसने बनवाया, उसने बनवाया। कांधार किसने विजय किया मुगलों में, और अंतिम मुगल राजा कौन सा था, और है ना काका, ये दोज बेसिक थिंग्स, व्हाई डू बॉदर अबाउट देम। वो तो बेसिक, वो बुक तो हम पीछे छोड़ा है 3 साल पहले। मतलब जनरल टेंडेंसी क्या है, वो बुक तो जैसे वो मेरे पास गंदी सी बुक थी, वो तो मैं तब पढ़ता था, मतलब मैं नहीं, मतलब और जो स्टूडेंट्स की मैं बात बता रहा हूँ, मेरे प्यारे दोस्त, वो लोग तब पढ़ते थे जब उन्होंने बीए के दौरान सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की सोची थी, तब पढ़ी होगी उन्होंने वो बुक। उसके बाद तो वो एडवांस्ड बुक पे वो मुझे बोलते थे हिस्ट्री के लिए, हरीशचंद्र वर्मा, अरे वो मुझे हिस्ट्री में मैगजीन्स वाले, वो हरीशचंद्र वर्मा मैंने पढ़ने की कोशिश की, मुझे सच्ची बताऊं, मुझे ना 1-2 दिन मैंने उसमें लगाए और ऐसा लग रहा था मैं दीवार में सिर फोड़ रहा हूं। हरीशचंद्र वर्मा वॉज इम्पॉसिबल टू रीड। और उन्होंने मुझे बताया वो कोई मुस्लिम कुछ यासिर अराफात टाइप कुछ था। पता नहीं मतलब इरफान हबीब थे और एक और थे, बड़े जबरदस्त नाम था वो भी, ऐसे ही कुछ इरफान हबीब जैसा, इम्तियाज अहमद, और ऐसे बहुत 3-4 नाम मुझे बता, ये पढ़ो मीडिएवल। और मैंने कहा भाई मैंने हिस्ट्री में 120 में से 112 सवाल हिस्ट्री के किए हैं बिना मीडिएवल हिस्ट्री की एक भी बुक पढ़े, एनसीईआरटी के अलावा। एनसीईआरटी के अलावा हिस्ट्री की मैंने एक भी बुक नहीं पढ़ी। मैं पूरे दावे से कह रहा हूं, विश्वास से, पढ़ने की कोशिश की, नहीं पढ़ पाया, 2 चैप्टर 3 चैप्टर से ज्यादा नहीं पढ़ पाया। सिर्फ उस कुंजी को पढ़ता था मैं अपनी। माई एवरेज वॉज 95-96 आउट ऑफ 120, क्योंकि 90 क्वेश्चंस तो उसमें से आते ही आते थे। उसमें से 105 तक क्वेश्चन मैंने गिनाए अपने फ्रेंड को, मैंने कहा देख 105 क्वेश्चन इसमें से गिनाता हूं तुझे मैं कुंजी में से। रियली मतलब दर्द लगता था ना अपने दोस्तों को जब मैं देखता था ना, कई दोस्त जैसे मैं जिसकी बात बता रहा हूं, इतना डिसिप्लिन, सुबह 6 से 11 तक पढ़ रहा है 5 साल 6 साल। मैं आया यहाँ दिसंबर में और सिलेक्शन लेके चला गया। अब मेरा चौथा अटेम्प्ट था, मैं आता था देखने, वो फिर भी उन्हीं बुक्स को पढ़ रहा है, और हर नई बुक्स लाता था हर बार। तो इन फोकस कहां है, पूरे कोचिंग सेंटर्स, पूरे स्टूडेंट्स, इनकी कोई बात ही नहीं करता भाई। कभी किसी ने आपसे बात की इन 30 क्वेश्चंस की कि एक पतली सी बुक, उसकी पॉलिटिकल साइंस तो बड़ा शब्द है यार, मैं कह रहा हूं मतलब भारतीय राज व्यवस्था की कोई पतली सी बुक, मार्केट में जो लगे ना उठा लो, पतली सी, बस देख लो कि ये जो बेसिक 10 जो सारे सवाल हैं उनको कवर कर लेती है, जो बेसिक जो मोस्ट बेसिक उनको कवर कर लेती है। कोई भी, आई वोंट सजेस्ट एनीथिंग। मेरे पास परीक्षा मंथन थी, मे बी अभी भी आती होगी। इट वॉज अ रीजनेबली गुड बुक। अर्थव्यवस्था की उस समय कोई अवेलेबल नहीं थी मार्केट में, हिस्ट्री की तो मैं बता रहा हूँ वही मेरी थी एक, और ज्योग्राफी की एक 10th की ज्योग्राफी थी, एक वही थी जो भारत का भूगोल भाग 1, सॉरी भूगोल के सिद्धांत भाग 1, और क्या बचता था, पर्यावरण वगैरह। देखो ये जो इश्यूज हैं अब आते हैं इस, ये 30 हो गए ना, बेसिक बुक से हो गए ये 30। अब इन 40 की बात करते हैं। 300-400 घंटे जो भी बताया, कैसे करेंगे ये जो है ना, जो स्टूडेंट इसको इलिमिनेट करने में सक्षम हो गया, वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। इस चीज की प्रैक्टिस, इन 30 को भुलाने के लिए आप लोगों को कई महीना प्रैक्टिस, फोकस्ड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि दिमाग पे ये 30 ही छाए रहेंगे हमेशा आपके दिमाग में। जब भी आप पढ़ने बैठेंगे, देखो जैसे मैं बता रहा था ना कि बेटी म्यूजिक देखती है और वो मतलब म्यूजिक को, डांस को और उस चीजों को पकड़ती है, फैशन को। अब फैशन के ऊपर, एक मूवी के फैशन के ऊपर अगर सवाल आया है ना, सपोज, तो जब भी हम मूवी को देखेंगे तो हम वो फैशन और वो वही अप्रोच रहेगी ना, क्योंकि हमारे दिमाग में है कि मूवी के फैशन के ऊपर भी आता है।
जैसे कभी पुरस्कारों के ऊपर आ गया तो हम सारे पुरस्कार देखने लगते हैं। तो जो चीज ऐसे आ जाती है ना दाएं बाएं से कहीं से उड़ती हुई, पता नहीं कैसी डिफिकल्ट सी, इसका जड़ पूंछ कुछ नहीं पता, दिमाग में वो छाई रहती है, उसको भुलाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हम उसी को अपना पैमाना बना लेते हैं। जैसे सन आ गया, कोई 2 सन आ गए, अगर एक उसमें सन से रिलेटेड इस ईयर में हुआ कि उस ईयर में हुआ, तो बस फिर सन पे ही दिमाग अटक जाता है। इन 30 को भुला देना है। तो अब इस 40 को कैसे करें? एक सिंपल सा मैंने फंडा अपना बनाया था, दैट वर्कड। बनाया क्या था, मजबूरी में बना था, क्योंकि मेहनत जो करेगा वो तो बहुत प्लान करेगा। अब मेहनत कर नहीं रहा था मैं, तो मजबूरी में मेरे साथ क्या हुआ, मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं, टाइम ज्यादा है नहीं, तो जो बड़ा वही कि जो सिंपल सा है, जो पहले से कुछ कुछ याद है। अब नई बुक पढ़ने का तो टाइम नहीं है, मान लिया 1 हफ्ते का टाइम है आपके पास, तो 1 हफ्ते में आप वो जो बेसिक इजी है ना, तो मैगजीन भी पढ़ रहे हैं, तो मैगजीन भी मान लिया मैं वो क्रॉनिकल पढ़ने बैठा। अब क्रॉनिकल भी मेरी 6 महीने की छूट गई थी, तो मैं 6 क्रॉनिकल मैंने मांगी और देख के लेके 6 की आज 6 क्रॉनिकल्स पूरी करनी है। तो 6 क्रॉनिकल आप एक दिन में कैसे पूरी करोगे? तो क्या आपके पास क्या रास्ता है? आप बेसिक, बहुत रूडिमेंट्री, बेसिक और बहुत इजी चीजों पे फोकस करोगे ना, नेचुरली ना। अब डिटेल में जाओगे तो कहां पूरी होगी क्रॉनिकल? एक क्रॉनिकल को ही 4 दिन लेके बैठे रहो आप, 1 हफ्ता लेके बैठे रहो। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यार यही तो शाश्वत सत्य है इस एग्जाम का, कि वो चीज पकड़ो जिसे ना पता होना आपके लिए शर्म का बायस हो सकता है। मतलब आपको कौन सी चीज याद करनी है? एक तो वो चीज, जनरली जब हम सिविल सर्विसेज की बात सोचते हैं तो हमें लगता है कि अरे इतना बड़ा एग्जाम, देश का इतना बड़ा, हम तो जिस दिन घर से तैयारी करने के लिए आ गए दिल्ली में, उसी दिन हम एक तरह से एलीट हो गए हैं थोड़ा सा ना अपने मोहल्ले के, गांव के हिसाब से एलीट क्या कर रहा है। जैसे वो एक मूवी है ना, वो कौन सी, सूर्यवंशम, ये क्या कर रही है? आईएएस कर रही है लड़की। अच्छा आईएएस कर रही है इसलिए इसका इतना नखरे हैं, था ना कुछ सीन है? मतलब आईएएस कर रही है मींस आईएएस की प्रिपरेशन कर रही है। ओ तब तो ऐसी ही बात करेगी ये हाई फाई, मतलब आईएएस की तैयारी करने, और उसके बाद फिर हमें कुछ भी ना नॉर्मल छोटा मोटा तो बिलो स्टैंडर्ड है। और हमें लगता है कि हमें हर चीज की गहराई में जाना चाहिए, हमें हर चीज की पूरी गहराई से डिटेल पकड़नी चाहिए, हमें सारे जो है दुनिया भर का पता होना चाहिए, दुनिया भर की जानकारी होनी चाहिए। नॉट पॉसिबल यार। दिमाग इतना सा होता है, कुछ नहीं याद रहता है, सब भूल जाता है आदमी। तो जो चीज, ज्यादातर चीज हम इसलिए याद करते हैं बेसिकली कि इट्स वेरी नो, इट्स लुकिंग इंपॉर्टेंट, इट्स लुकिंग समथिंग रियली नो। बहुत से तो ऐसे भी होते हैं हमारे दोस्त जो कि कुछ ऐसी डिफिकल्ट सी चीजें याद करेंगे और शाम को जाके जब चाय पीने बत्रा के सामने कहीं, तो ये पढ़ा, तो दूसरे इंप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि यार ये तो कहां से लाया, ये तो हमें पता ही नहीं था, है ना। उनका काम ही ये होता है फ्रस्ट्रेट करना। जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ उससे उसी साल 2000 कुछ, देखो, तो मेरे एग्जाम से मुश्किल से 2 महीना पहले, मैं 2 महीना पहले, प्रीलिम से 2 महीना पहले मुझे एक बंदा मिला। ही वॉज अ क्लर्क इन अ डिग्री कॉलेज, क्लर्क। अब मैं कॉलेज में, अपने गांव में कॉलेज में मैं गया अपने एक फ्रेंड के साथ, तो वो क्लर्क बोला, हाँ भाई, उसने बताया कि ये वहाँ दिल्ली में कुछ प्रिपरेशन कर रहा है ना। तो उसने बताया, तो वो क्लर्क ने, उन्हें क्या क्या पढ़ते हो, दैट क्लर्क ऑल्सो वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीपीसीएस। तो उसने हिस्ट्री में कृष्णदेव राय के समय के कुछ प्रश्न मुझसे पूछने शुरू किए, ऐसे ही जबरदस्ती। तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता। बोला क्या तैयारी करते हो? मैंने कहा ये। बोला सिविल सर्विसेज के लिए हिस्ट्री। मैंने कहा हाँ हिस्ट्री।
बोले क्या क्या पढ़ा है? मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा तो सभी पढ़ा है। उसने बोला ये कृष्ण राय देव राय, और उसने मुझसे ही आज मी 6-7 क्वेश्चंस, आई डिडंट हैव एनी आंसर, एक का भी जवाब नहीं पता था। और वो मेरा फ्रेंड भी मेरी तरफ देख रहा था कि ये तो क्या तैयारी करता है। और दैट क्लर्क, उसने मुझे बेइज्जत किया सचमुच में। उसने बोला यार क्या तुम बेकार घर वालों को, उसने ऐसी ऐसी बात मुझे बोली, बोला घर वालों को तुम यार क्या दिल्ली में जाके बेकार टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम, मतलब है ना, तुम्हें ये तो पता नहीं है, ये तो बेसिक चीजें हैं। मतलब कृष्णदेव, विजयनगर साम्राज्य बेसिकली, नॉट कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य, ऐसे ही कोई उसका सन, और कोई नाम उसने पूछा जिसका मुझे नाम भी नहीं पता था। उसने पूछा वो फलां किसके दरबार में था। भाई मुझे आई हैव नो आइडिया किसके दरबार में था। तो इतना अब सोचो, ये आप लोगों के साथ रोज होता होगा, रोज होता होगा, मतलब रोज मतलब आए दिन होता होगा। और ये मैं तब की बात बता रहा हूं जबकि मेरे तो मतलब आई वाज मच मच अबाउ द जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। इतना दुखी हो गया मैं, और ये भी एक वजह थी कि मैं मतलब मैं रिजल्ट देखने तक की भी हिमाकत नहीं की मैंने, कि मैं क्या रिजल्ट देखूं। नहीं, लोग इतनी गंदी गंदी लुक देते थे, और मुझे ऐसे 52%, 50% वाला, यू नो मेरी मार्कशीट उससे लिखी हुई थी पेन से, बॉल पेन से, ग्रेजुएशन की। जब मैं यूपीएससी में गया ना, उन्होंने कहा मार्कशीट दिखाइए, मैंने मार्कशीट दिखाई, बोले यार ये नकली है असली है? सेक्शन ऑफिसर होता है, बोला असली है कि नकली है? मैंने कहा भाई साहब, अब मैं वहां और भी शर्मिंदा हुआ। मैंने कहा यार मतलब कैसी यूनिवर्सिटी, क्या है ये सबको फेस करना पड़ता है। लोग बताएंगे नहीं, लोग बताएंगे नहीं, मतलब लोग ऐसे दिखाते हैं सब सिलेक्शन होने के बाद, लोग पता नहीं कि मैं कहीं पता नहीं क्या हूं, बट सच पूछो ना, जितने, एंड आई एम द बेस्ट ऑफिसर यार, बेस्ट ऑफिसर। जो बड़े बड़े जो IITN और ये हैं वो हैं, और जो वो दिखाते हैं, वो अभी भी दिखाते हैं मुझे, मैं ऐसे ही ठीक है भैया हाँ, अभी भी दिखाते हैं लोग ना, पता नहीं खुद को एक डिफरेंट लीग में समझते हैं। सिविल सर्विसेज नॉट द पीपल अबाउट डिफरेंट लीग, it's about the people who can stick to the ground, basic ideas, basic things, who know their limitations. जिस बंदे को ये लगेगा कि मैं दुनिया भर की चीजें याद कर सकता हूं, वो कभी सिविल सर्विसेज नहीं क्वालिफाई कर सकता। जिस बंदे को ये लगता है कि मैं तो बहुत बहुत ब्रिलियंट हूं, भूल जाओ। कुछ होते हैं ऐसे इक्का दुक्का जो सचमुच में ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन वो उनकी बैकग्राउंड बचपन से ऐसी चलती है। मेरा 2003 बैच था, 2002 एग्जाम बैच, और मेरा बैचमेट वो इसलिए याद आया, अंकुर गर्ग वाज द टॉपर दैट ईयर। और अंकुर गर्ग था ऐसा जो मैं बता रहा हूं ना, एक्सेप्शनल। अभी उसका आ रहा था कि उसने 170 में से 177 कुछ मार्क्स लाया हार्वर्ड में। वो ही वाज लाइक दैट। देखने में ऐसा भोला सा क्यूट सा लगता है, लेकिन उसकी बचपन से, उसके पापा उसको बोलते थे बचपन में कि वो 50 में से 50 आए तो क्या आया, कुछ नहीं आया। यू शुड नॉट बी सेटिस्फाइड विद 50 आउट ऑफ 50। 4th स्टैंडर्ड से सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ा रहे हैं। सी एक्सेप्शनल कुछ होते हैं, लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूं दोस्तों, मेंस में भी मैं वही लिखता था उसी तरह के जैसे मैं बीए में लिखता था। बीए में उन्हीं मार्क्स को पढ़ के मेरे 52% आए। यहाँ पे भी 52 ही आए, लेकिन यहाँ 52 वाज डिफरेंट यहाँ 52, 53। तो आपको डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, डोंट ट्राई टू बी, इंटरव्यू के लिए हो जाओ स्मार्ट, बी वेरी सिंपल, रियलिस्टिक। 1 साल में मैं ये 6 किताबें कंप्लीट कर लूं, बड़ी बात है। और जब मैगजीन पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे मैगजीन में? वो बेसिक चीजें जिन्हें लगता है कि यार ये याद ना हो तो पढ़ा लिखा कहलाने का हक नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया अभी क्या चल रहा है, कोई बताओ, जैसे GST नहीं पता है मुझे, तो गांव जा भाई, अपने मजदूरी कर, कहीं खेती बाड़ी कर नहीं, GST नहीं पता है मतलब व्हाट डू यू मीन GST नहीं पता है ना। या सपोज आपको, और अभी कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्टॉकहोम कुछ कॉन्फ्रेंस या दो चार जो है, या जैसे इंडिया का जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002 बायोडाइवर्सिटी एक्ट, मुझे नहीं पता है कि क्या बेसिक वो है। या जैसे
1980s में वो कौन सा किया था इंडिया ने? नहीं नहीं, जो 80s में ना इंदिरा गांधी ने कुछ किया था, 77 या 76, कौन सा? आप सब बोलेंगे पता नहीं। तो जो हाउ मेनी मिनट्स डू वी हैव? 10-15 मोर मिनट्स, है ना? तो स्टिक टू दोज बेसिक, वेरी बेसिक, जो आपको लगता है कि यार ये तो पता होना ही होना चाहिए, और लेकिन उसके बारे में वाई, डोंट फॉरगेट वाई। जब हम कहते हैं जैव विविधता कानून, जैव विविधता अधिनियम, है ना, वाई, क्यों जैव विविधता अधिनियम? जैसे ही आपको उस क्यों का पता चलेगा, समझ में आ जाएगा, तो आपको उसके प्रोविजंस तो ऑटोमेटिकली, उसके जो प्रावधान हैं वो ऑटोमेटिकली दिखने लगेंगे। क्यों? भाई आपको पता चल गया कि जैसे सपोज वो चैलेंज आपको दे दिया जाए कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं, अब इनके लिए एक अधिनियम, वो मतलब क्या बोलते हैं, कानून बनाना है आपने, है ना? तो अब उस आप भी कुछ सोच के कुछ बनाएंगे ना कि इस चीज के लिए, मान लिया जैसे है बेटी बचाओ, तो बेटी बचाओ आप कुछ कानून बनाना, आपको इसके लिए कानून बनाना है। स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द रूट्स, है ना? क्या क्या लगभग प्रोविजंस बनेंगे, क्या क्या इसमें लगभग मोटे मोटे आइडिया क्या क्या आएंगे कि भाई इसमें कुछ जो वो हैं, जो वो लिंग परीक्षण करते हैं, उनको थोड़ा सा जांच का एक मैकेनिज्म होनी चाहिए, है ना? उनके लिए होना चाहिए कि भाई एक उनके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए। सोचो कितनी सजा का प्रावधान होना चाहिए? मे बी लाइफ टाइम, लेकिन उसको मारना और एक जिंदा आदमी को मारने पे भी लाइफ टाइम मिलता है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है 10 साल इज ओके मेरे ख्याल से, है ना? हाँ, 7 years इज ओके। वो लाइफ टाइम थोड़ा सा, वो उसको लाइफ टाइम तो उसको हुई है यार, ये जो अपने हैं राम रहीम को हुई है लाइफ टाइम तो उसने तो इतने बड़े बड़े वो किए हैं गुनाह कांड। तो आप खुद ही सोचना शुरू करो कि क्या क्या इसमें प्रावधान आप रखोगे। जैसे ही आपको समस्या का पता चलता है, तो जब भी कोई एक्ट आता है, तो एक्ट बेसिकली क्या कर रहा है? एक्ट इज एड्रेसिंग सम प्रॉब्लम, है ना? तो जैसे ही आपको उस प्रॉब्लम का समझ में आता है कि बिकॉज ऑफ दीज सर्कमस्टेंसेज दिस एक्ट वाज एनेक्टेड, तो वो प्रॉब्लम्स क्यों से आपको धीमे धीमे खुद ही समझेगा कि फिर उसको पढ़ते समय कुछ ऐसे समझ के पढ़ना है कि मैं होता तो क्या करता, मैं होता, मुझे ये काम दिया जाता तो मैं क्या करता। मान लिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, अब उसमें आपको दिया जाता कि भाई फेडरल सिस्टम आपको बनाना है, लेकिन फेडरल सिस्टम में ज्यादातर पावर्स सेंटर के पास रहनी है, तो अब मुझे कैसे कैसे करना है। तो आप जैसे मूवी देखते समय आप सोचो कि इस सीन को मैं ऐसे नहीं ऐसे करता, यहाँ पे मैं शोले में अमिताभ बच्चन को लास्ट में मरवाता नहीं, है ना, समथिंग लाइक दैट। इसको जो कहते हैं ना अपना बना के, तो जब आप उस क्यों के साथ और अपना बना के उसको पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये आलतू फालतू से मतलब नहीं है, वेरी स्टिक टू वेरी बेसिक थिंग, जो बिल्कुल बेसिक है, जिसको ना पता होना शर्म की बात है। अगर आप सिर्फ इस फॉर्मूले को, 2 फॉर्मूले जो मैंने बताए हैं, फर्स्ट फॉर्मूला कि बेसिक बुक्स इन्हीं गिनी चुनी उन्हीं को रिपीटेडली पढ़ो, दूसरा इस 30 को तो भूल जाओ, ये आसान काम नहीं है भूलना, मैं बता रहा हूं, मोस्ट इम्पॉसिबल डिफिकल्ट यही है। फिर तीसरा कि जब भी किसी चीज को पढ़ रहे हो, कोई भी आर्टिकल, मैगजीन, समथिंग, न्यूज़पेपर, अगर मतलब इन सारी चीजों को मैं आपको प्रैक्टिस करा सकता हूँ, बहुत सारी चीजों की बहुत सारी प्रैक्टिस करा सकता हूँ इन चीजों की, ग्राउंड पे रियलिटी। ये तो अभी थियरी हो रही है ना, सारी थियरी हो रही है। अगर इसकी सचमुच में प्रैक्टिस की जाए, जैसे ये तो वो हो गया कि क्रिकेट में ऐसे सीधे बैट से खेलो, ऐसे एक्शन से करो, बट एक्चुअली जब तक आप नहीं खेलेंगे क्रिकेट ना, या ड्राइविंग नहीं करेंगे, इट्स नॉट ओके। तो जब आप उन चीजों को, उन किसी चीज में कौन सी चीजें बेसिक हैं उनको आइडेंटिफाई करोगे, तो चीजें, और वो आइडेंटिफाई करने का एक ही 2 ही ढंग है,
एक तो दे शुड बी रिलेटेड टू क्यों, नॉट टू क्या, किसने, कब। देखो सोचो जरा, खुद ही सोचो, किसने, इज इट वेरी इंपॉर्टेंट? क्यों, सॉरी, कब, इज इट वेरी इंपॉर्टेंट? कहां, इज इट दैट इंपॉर्टेंट? नो। सी, कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है, ठीक है, कहां चल रही है ये तो न्यूज़पेपर में वैसे ही हमें दिख जाता है ना। लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट जा रही है, मान लिया मोदी, मान लिया प्राइम मिनिस्टर या कोई फाइनेंस मिनिस्टर या कोई इन्वायरमेंटल मिनिस्टर, समथिंग, समबडी इज गोइंग देयर, वो कुछ इशू लेके जा रहा है ना वहां, कुछ चैलेंज लेके जा रहा है ना वहां। तो वहां जो जो वो प्रस्ताव होंगे, जो जो जहां वो जिन प्रस्तावों पे चर्चा होगी, दोज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस इशू कि हम क्यों जा रहे हैं वहां, हमारी कंसर्न्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं कि हमारी सरकार का एक इतना बड़ा नुमाइंदा वहां जा रहा है, हमें वहां से लेके क्या आना है ना। तो बहुत सारी चीजों में, जैसे विश्व व्यापार से रिलेटेड इतने सारे मसले चलते थे, अब भी चलते हैं कि हमारे यहाँ का एग्रीकल्चर का सिस्टम डिफरेंट है, हमारे यहाँ का मतलब छोटे छोटे फार्मर्स हैं, यूके में, यूएस में एवरेज फार्मर होगा 1000 एकड़ का, 2000 एकड़ का, यहाँ पे हमारे पास 2 एकड़ 1.5 एकड़ के फार्मर्स हैं, इजंट इट। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो उन सारे डिफरेंसेस की वजह से वो कुछ अपनी पॉलिसी चलाते हैं, हम कुछ अपनी समस्याओं को लेके जाते हैं। वो कहते हैं डोंट गिव सब्सिडी, वी से यार बिना सब्सिडी के अवर पीपल विल डाई। सो ऑल दीज इश्यूज व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस क्यों, कि हम जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या हमारे कंसर्न्स हैं। अब जैसे ये बोलते हैं नाफ्टा वाफ्टा, ये क्या क्या फ्री है ना सब, तो क्या मसले हैं एशियान, और उसमें क्या मसले हैं, हम क्यों उसके पार्ट होना चाहते हैं या क्यों नहीं होना चाहते हैं, हम क्या वहाँ जीतना चाहते हैं, क्या उससे हासिल करना चाहते हैं, क्या हमारी उसमें एप्रीहेंशंस, कंसर्न्स, चिंताएं हैं, है ना। तो जब आप उस क्यों को पकड़ लोगे, फिर जाते हैं ना एशियान उशियान में, वो क्या है, वो पार्टनर उसका हम है, क्या है उसका, तो दीज आर, ये जो बेसिक चीजें हैं जो रोज हमारे दाएं बाएं आगे पीछे घूमती हैं, आशियान रोज की चीज है ये, मतलब ये कोई ऐसी बूझो तो जाने वाली चीज नहीं है। तो ऐसी बेसिक चीजों का जब आप क्यों पकड़ के उसका एक फेयर आइडिया, अभी मैं आपसे बोलूं कि आशियान के बारे में 5 मिनट यहां सबको समझाओ, कितने लोग समझाएंगे? रेज योर हैंड्स। कितने लोग कॉन्फिडेंट हैं कि वो आशियान के बारे में 5 मिनट यहां समझा सकते हैं? या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में 5 मिनट बोलना है? बेसिक चीजें जो नहीं हाथ उठा पा रहे हैं उन्हें सोचने की जरूरत है ना। जो मैं सवाल उठा रहा था कि जो वेरी बेसिक जो इश्यूज हैं, और कोई बेसिक इशू बताओ। मान लिया स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है, हाउ मेनी पीपल आर वेल अवेयर ऑफ दिस एंड दे कैन स्पीक फॉर 2 मिनट्स अबाउट दिस? या बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में जो 2 मिनट बोल सकते हैं यहां आके, 2-3 मिनट। या जैसे और WTO में आजकल क्या क्या जो, जैसे उसके, मैं तो बहुत सारी चीजों को ना बिल्कुल आउट ऑफ टच फ्रैंकली। लेकिन पता है, मैं जब कल एग्जाम देख रहा था, मुझे ये एग्जामिनेशन पेपर, मैंने कहा कि अगर मैं 3 दिन पढ़ लूं, 3 दिन आई कैन क्लियर इट। 3 दिन पढ़ के, फॉर लास्ट 12-13 ईयर्स आई हैव नॉट स्टडीड ऑल दीज थिंग्स। ये कॉन्फिडेंस कहां से? बिकॉज ऑफ दैट अप्रोच कि यू आर गोइंग टू बी, यू गिव मी अ बुक, आई विल बी सो सेलेक्टिव कि कचरा उसमें से निकल जाए बस। वो मुझे मतलब ही नहीं है ये कब हुआ, कैसे, मतलब कब हुआ, किसने किया, कहां किया। वेरी बेसिक, you should be able to adhere to those very basic things। कि वो उनको ना पता हो ना, शर्म, खुद ही शर्म लगे कि यार मुझे ये भी नहीं पता है, बताओ। ओके। और बहुत सारी चीजें रह गई हैं, मतलब some other time। पता नहीं, डिपेंड्स ऑन योर